हेलो स्टूडेंट्स, मेजर कलसी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर पे हम एनडीए, सीडीएस, एमएनएस और एससीसी की एग्ज़ाम में इंग्लिश का क्या रोल है उनके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके माइनस मार्किंग की क्या प्रोविज़न है, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अक्सर कई बार होता है, आपने अलग अलग चैनल्स पे भी देखा होगा, तो एक क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती क्योंकि एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाता। कई बार आप देखते हो कि बहुत सारे मैं भी कई बार देखा हूँ कि क्वेश्चंस होते हैं एसएससी की, लेकिन हम प्रैक्टिस करते हैं डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सब बातें गलत हैं क्योंकि ओवरऑल हर एग्ज़ाम का पैटर्न, नज़रिया सब अलग होता है। तो ये ज़रूरी बन जाता है कि एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो केवल उसी एग्ज़ाम के लिए फुलफ़िल कर रहा हो। क्योंकि कई बार होता है कि एसएससी भी चल रहा है, फिर उसी के साथ साथ आप एनडीए भी चल रहा है, बैंकिंग भी चल रहा है। तो ये ज़रूरी बन जाता है कि हम ऑथेंटिक हों क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, और अगर समय कम है तो इसका मतलब हमें सही चीज़ और सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना होता है और सही व्यक्ति से पढ़ना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो आज के इस लेक्चर पे पहले हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे और फिर उसके बाद आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम पूरा शेड्यूल आपको देंगे कि आखिर पूरे आपके आने वाले एग्ज़ाम में हम पूरा 12, यानी आपको हम ये बताएं कि टेस्ट पेपर लगभग 12 होंगे। मतलब इस सीरीज़ में हम हर हफ्ते आपको नए नए चैप्टर के साथ, यानी हर टॉपिक को हम कवर करेंगे और उन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। और अक्सर कई बार बच्चे जानते भी हैं कि भले ही सेम क्वेश्चन ना आए लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर आता है। कई बार तो एज इट इज़ क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा तो यही क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं कॉन्सेप्ट बताए दे रहा हूँ, ये ज़रूर आएगा। इसकी श्योरिटी है। आप एग्ज़ाम दे के आइएगा और तब बताइएगा कि हाँ सर, जो आपने कॉन्सेप्ट बताया इसी पे आएगा। तो कॉपी पेन लेके भी आप बैठे रहिएगा, नोट डाउन कर लीजिए पूरा शेड्यूल कि किस तरीके से हर वीक क्या क्या हम लेके चलेंगे। तो अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, वोकैबुलरी, रीडिंग सेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सभी आएंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत नरेशन को हम बात करेंगे, टेंसेस की बात करेंगे, या हम सिंटेक्स की भी हम बात कर सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस की हम बात कर सकते हैं। तो इन सभी को हम ओवरऑल कवर करेंगे। यहाँ पे वोकैबुलरी सेक्शन है, तो वोकैबुलरी में आपके हम चाहे सिनोनिम की बात करें, चाहे एंटोनिम हो या फिर इडियम, फ्रेजेस, इन सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे। अगला आपका महत्वपूर्ण पार्ट आ जाता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत हम चाहे कॉम्प्रहेंशन बात करें या फिर हम क्लूज टेस्ट की बात करते हैं, या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस जिसे आप PQRS बोलते हो, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी होता है। तो इन सभी को हमने 4 पार्ट में कैटेगराइज कर लिया है पूरे इंग्लिश को, और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको 12 यानी 12 टेस्ट पेपर होंगे जिससे पूरी इंग्लिश को कवर कर देंगे। क्वेश्चंस कम होंगे लेकिन सटीक होंगे, और ये श्योरिटी है कि आएगा इन्हीं कॉन्सेप्ट, यानी इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होंगे वही श्योर आएंगे। और ये भी मैं पॉसिबिलिटी रखता हूं या कि सेम सेंटेंस या सेम क्वेश्चन ही आ सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं आया सेम क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, इसकी श्योरिटी हम देते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं पूरा आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझते हैं। एनडीए में अगर हम देखते हैं तो 50 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है। टोटल अगर हम बोलें तो 200 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी है आपके एग्जाम में, तो 33%, मतलब 1/3 की हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग है। ठीक उसी तरह सीडीएस के एग्जाम की हम बात करते हैं जहां पे आपको 120 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहां पर भी मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ 100 मार्क्स होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है, यानी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 33%, अगेन 1/3। अगर एसीसी की बात करते हैं तो जहां पर आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव, और 180 मार्क्स की, यानी 180 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो टोटल अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 300 मार्क्स है, यहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगेन आपके एमएनएस एग्जाम की अगर हम चर्चा करें तो एमएनएस एग्जाम में 50 क्वेश्चंस होते हैं जो 50 मार्क्स के होते हैं। अगेन इस एग्जाम में भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। तो अब बात समझते हैं हम लोग और कंटेंट की बात करते हैं कि हम आखिर किस तरीके से लेके चलेंगे। तो जैसे कि आज 2 जून है, 2 जून को हम नाउन टॉपिक यानी आज चाहे वो काइंड्स केस नंबर काइंड बेस्ड क्वेश्चंस हो या फिर आपके नंबर्स पे आधारित हो या जेंडर के आधारित हो या फिर आपके पोसेसिव केस से रिलेटेड हो, तो उसमें जितने तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी जेंडर नहीं भी पूछा जाता है, तो जहां से पूछे जाते हैं वो एक हफ्ता लेने के पीछे का ही तर्क ये है क्योंकि पूरे हफ्ता भर एनालिसिस किया जाता है कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाए, किस तरीके से क्वेश्चंस लिए जाए ताकि आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। तो आप देख सकते हैं नाउन है। आज के लेक्चर पे हम नाउन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये पूरा प्लान दे रहा हूं। फिर मैं अगले सप्ताह आऊंगा प्रोनाउन टॉपिक लेके जहां पे इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे। फिर 16 जून एडजेक्टिव, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अगेन। फिर हम 23 जून को हम फिर आएंगे, आर्टिकल, इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे। 30 जून को अगेन मैं फिर आऊंगा एडवर्ब, क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी के साथ। फिर 7 जुलाई अगला महीना आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन, क्लोज टेस्ट और वोकैबुलरी। फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28, 4 अगस्त, मतलब पूरा प्लान है। आपको पता चले कि किस तरीके से एनालिसिस किया गया हर सप्ताह, यानी एक सप्ताह में आने की वजह ही ये बन जाती है कि हम पूरे हफ्ते भर एनालिसिस करते हैं और उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखते हैं। तो पूरा आपके पास तैयार है। कुल मिला के आपके पास 12, आपको पूरा 12 प्रैक्टिस सेट की तरह रहेगा, जहाँ पे यानी हम बार बार लेके आएंगे। मॉडल पेपर की तरह एक प्रकार से रहेगा जहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। तो हम 12 यानी हर सप्ताह आपको लेके आएंगे, तो महीने में आपको 4 से 5 मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर अच्छा, एक बात बहुत ज़रूरी बन जाती है कि अगर इस समय ऑनलाइन का आप जान रहे हो, जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ तो एक सही बात बन जाती है कि हमारी स्टडी नहीं रुकना चाहिए। अब इस स्टडी को बेहतर बनाने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म बहुत आवश्यक होता है। तो इसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए, जैसे कि आप जानते हो, मेजर कलसी क्लासेस का अपना एक रिकॉर्ड रहा है 15 ईयर्स का, जो भारत में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाली संस्थान है डिफेंस के फील्ड पे। यानी हर बार अगर सबसे ज़्यादा कहीं से लोग सेलेक्ट होते हैं तो मेजर कलसी क्लासेस से। तो स्टडी नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर आप MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सबसे बेटर अगर हम बात करते हैं जहाँ पे डाउट काउंटर की प्रोविज़न है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो या ऑनलाइन स्पीड टेस्ट हो, नोट्स है, एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, तो डाउट काउंटर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको अगर किसी भी प्रकार के आपने कोई सपोज करिए कोई टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक से किसी भी प्रकार की आपको समस्या आई, तो आप वहाँ पे तुरंत क्वेश्चन भेज सकते हैं, जहाँ पे आपकी समस्याओं का समाधान कुछ ही मिनट के अंदर होगा। ये इंग्लिश की नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर पढ़ते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, आपके इसका एडवांटेज ले सकते हो। बेहतर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, यानी आप क्लास से लेने से पहले आप पहले वीडियोस को देखो और उसके बाद जब आप क्लास में आएंगे तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उसी तरीके से ऑनलाइन स्पीड टेस्ट समय समय पे चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज आपका टेस्ट होगा, जहां अपने आप को आप इवेलुएट कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से जा रही है। नोट्स की बात करते हैं, ये सभी देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नोट्स है वो अरेंज्ड है, मतलब जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से उनको बनाया गया है, वही थ्योरी है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आइए आज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कह रहा है कि स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको जैसा कि पता है कि सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइड होता है। आपको लगता है कि किसी भी पार्ट में है तो जो गलतियां होंगी ABC में ही होंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार गलती हो। अगर आपको लगता है सेंटेंस सही है तो D वाला ऑप्शन, मतलब नो एरर के ऑप्शन को आप चूज करेंगे। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। अब आप देखो, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स, यहीं पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको ध्यान क्या देना है, सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है कि आखिर गलती क्या है। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स, तो मेजोरिटी ऑफ द, तो यहाँ तक तो सही है। अब आपको पता है कि अगर नाउन के दौरान आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जनरली क्या होता है, कंपाउंड नाउन के बारे में सुने हो कि कंपाउंड नाउन 2 या 2 से अधिक शब्दों से अगर किसी भी नाउन का निर्माण होता है तो उसे हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं।
अब अगर हम कंपाउंड नाउन की बात करते हैं तो इसमें अगर कोई कंपाउंड नाउन मैन और वुमेन शब्द से मिलकर बना है तो इसके प्रत्येक पार्ट को यानी दोनों शब्दों को हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स तो प्लूरल में है लेकिन वुमेन नहीं है, तो आप वुमेन को विमेन में कन्वर्ट कर दोगे। तो गलती किस पार्ट में है? गलती ए वाले में है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ओविंग टू हिज हेवी एंगेजमेंट he could not write even the 2/3 of the book which the publication was expected before January। अब आप गौर से आप पढ़िए, लिखा है owing to his heavy engagement, यहां तक सही है। he could not write even the 2, अब यहां पे देखिए संख्या 2 है और आप पढ़े होंगे कि एक को छोड़ करके, ठीक, अगर कोई भी संख्याएं यूज करते हो आप कहीं भी सेंटेंस में तो उसके बाद अगर जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। 1/3 तो आप बोलते हो लेकिन 2/3 नहीं होता, 2/3 होता है। तो एक को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं अगर आप उनका फ्रैक्शन बताते हो तो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड नहीं होगा बल्कि थर्ड्स का यूज किया जाएगा। तो गलती किस में है? बी में। तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मिस्टेक आपको बी पार्ट में ही मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि he said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे he said that he always kept, यहाँ तक कोई भी गलती नहीं है। in his pocket a bundle of, बंडल किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, तो गट्ठा जिसे बोलते हो उसी को हम बंडल बोलते हैं। 100 रुपीज़ नोट्स लिखा है। देखिए बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स नाउन्स होते हैं, जैसे आप बोल सकते हो 100, 1000, मिलियन, बिलियन। अगर इनके पहले कोई नंबर आती है तो ऐसी स्थिति में वो न्यूमेरिकल नाउन सिंगुलर कंडीशन में होना चाहिए। यहाँ पे तो ये सिंगुलर कंडीशन में है। दूसरी भी ये शर्त बनती है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या और नाउन दोनों मिल करके किसी अन्य नाउन की विशेषता बताएं तो ऐसी स्थिति में उस संख्या के बाद जो भी नाउन प्रयोग होता है यानी उस संख्या नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन प्रयोग होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, यानी 100 रुपीज़ नहीं होगा बल्कि यहाँ पे रुपी होना चाहिए। तो ये तर्क होता है। आप जानते ही होंगे कि एक नंबर और नाउन मिलकर किसी अन्य नाउन की विशेषता बताएं तो जनरली हम हाइफन का यूज़ करते हैं। अगर हाइफन नहीं आया है तो हाइफन के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर कंडीशन में आना चाहिए। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ नहीं होगा बल्कि 100 रुपी नोट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये नोट्स इसलिए आया है क्योंकि बंडल है। कितने का? तो आप बोलोगे 100 रुपी नोट्स, यानी एक बंडल है जो 100 रुपी का है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर हमने अच्छी किताबें पढ़ी हैं, हमारे पास अच्छा कलेक्शन है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे होने चाहिए। और वो अच्छे होने का तात्पर्य है कि जिस एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करते हैं वो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम एमएनएस के एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होना चाहिए। अगर हम एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन का जो कलेक्शन होना चाहिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एमकेसी टेस्ट प्रेप, जहाँ पे आपको 5000 से भी ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, उसके साथ साथ 5 मॉक टेस्ट होंगे, जिसके अपॉर्चुनिटी को या जिसका एडवांटेज लेकर के आप सफलता तय कर सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर गौर से देखें, शुरू में ही आपको गलती पकड़ में आ जाएगी। यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स होता है, इसका मतलब संतान होता है। एक्चुअल में ये ऑफ स्प्रिंग होता है, OFFSPRING। मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो S लगा है वो नहीं होना चाहिए। अब ऐसे समझिएगा कि इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब चाहे आप सिंगुलर में यूज़ करो और चाहे प्लूरल में आप यूज़ करो, उनके बनावट, उनके स्वरूप या उनके अपीयरेंस में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होते हैं। इसका मतलब ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होगा, ऑफ स्प्रिंग होगा, चाहे आप सिंगुलर में यूज़ करो चाहे प्लूरल में। जैसे आप जानते हो हेडक्वार्टर्स होता है,
इसी तरीके से आप डियर बोलते हो, सीप बोलते हो, स्वाइन भी बोलते हो, है ना। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में बिना किसी चेंजेस के यूज़ किए जाते हैं। तो ए पार्ट में ही गलती है, आगे मैं नहीं रीड आउट कर रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर मूव करते हैं, लिखा है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है, आई डोंट हैव मच डैश जस्ट 2 स्मॉल बैग्स। ठीक है, अब अगर देखिए यहाँ पर तो आइडिया नहीं लग रहा है कि इनमें से कौन सा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होगा कि इंफॉर्मेशन होगा कि वर्क होगा कि लगेज होगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट 2 स्मॉल बैग्स लिखा है, तो इससे एक ये आइडिया लग जा रहा है कि जो चर्चा चल रही है वो कहीं ना कहीं सामग्री की बात हो रही है, अपने सामान की बात हो रही है, ना कि एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन और वर्क की। तो अगर सही विकल्पों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे उचित विकल्प जो होगा वो लगेज होगा। तो आई डोंट हैव मच लगेज जस्ट 2 स्मॉल बैग्स। अच्छा, एक बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर हम कई बार अक्सर आप देखे होंगे कि आप तैयारी तो कर रहे होते हो लेकिन उसके साथ साथ आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स होती हैं, क्या वास्तव में हम फिजिकली फिट हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेडिकल में हम बाहर हो जाएं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप फिजिकली फिट रहें। अब इस बात को तय करने के लिए तो कि हम फिट हैं कि नहीं हैं, क्योंकि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिफेंस के एग्ज़ाम में, तो ये कन्फ्यूज़न न रहे, क्योंकि अक्सर हम तैयारी तो करते हैं लेकिन दिमाग में ये बात हमेशा कहीं ना कहीं चुभती रहती है कि कैसे पता चल जाए कि हम स्वस्थ हैं या नहीं है, फिट हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए हम जा रहे हैं, जो हम बनना चाहते हैं, क्या उसके लायक हम हैं भी कि नहीं। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी प्रोविज़न है। मात्र 500 रुपीज़ रिफंडेबल है। रिफंडेबल का मतलब ये है कि अगर ऑफलाइन में आप जाके कंसल्टेशन करते हो तो जो आप ऑनलाइन में आप जो पे किए रहते हो वो घट जाता है, मतलब डिडक्शन कर दिया जाता है उसका। तो इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। हमें लगता है कि भारत में और कहीं भी ये व्यवस्था मौजूद नहीं है, तो इसका एडवांटेज लेना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश नॉवेल्स आर द मोस्ट डिमांडेबल इन द वर्ल्ड। अब लिखा है, पहला है शेक्सपियर एंड सलमान रुश्दी, दूसरा है शेक्सपियर्स एंड सलमान रुश्दी। तो चलो पहले इसके ऑप्शंस को नहीं देखते हैं, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। देखो, एक चीज तो दो ऑप्शन को पढ़ने से पता चल रहा है कि नॉवेल से, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पोसेसिव केस की कंडीशन बन रही है। अब बात आ जाती है कि क्या शेक्सपियर के साथ भी एपोस्ट्रोफे एस लगेगा, रुश्दी के साथ भी लगेगा कि नहीं। तो अब इसको जानने के लिए आपको कुछ पॉइंट दिमाग में रखना है। इन जनरल होता क्या है कि अगर मान लीजिए दो नाउन हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं शेक्सपियर है और यहाँ पे सलमान रुश्दी है, अगर दो नाउन हैं वो एंड से जुड़े हों और एंड से जुड़े होते हैं और उनका संबंध किसी तीसरे नाउन से होता है, यहाँ पे नॉवेल से है, मतलब वो संयुक्त रूप से किसी तीसरे नाउन से संबंधित हों या अपना संबंध बता रहे हों या अधिकार प्रकट कर रहे हों। तो होता क्या है, जब संयुक्त रूप से होते हैं तो केवल हम दूसरे वाले के साथ ही एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, लेकिन सेपरेट रूप से, अलग अलग रूप से अगर वो संबंध बताते हो, मतलब आप देख सकते हैं शेक्सपियर की नॉवेल अलग हो और सलमान रुश्दी की नॉवेल अलग हो, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे शेक्सपियर के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस होगा और रुश्दी के साथ भी होगा। आपको पता है कोई व्यक्ति है तो जनरली व्यक्ति के साथ अगर वो सिंगुलर में है तो ऐसी स्थिति में अगर एस या ईएस नहीं आया है उसके नाम के अंत में, तो हम एपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस दिया गया है और यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस दिया गया है, मतलब शेक्सपियर की जो नॉवेल्स हैं वो अलग हैं और सलमान रुश्दी की जो नॉवेल है वो अलग हैं। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब बी वाले ही ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, ये केवल एपोस्ट्रोफी है। जब अगर कोई भी नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, एस या ईएस आया होता है, तो तब ऐसी स्थिति में हम उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई वॉन्ट टू बाय वन ऑफ दीज कैंडी फॉर माई यंग ब्रदर। ऑप्शन है, यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट है वन ऑफ दीज कैंडी। अब आपको लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार के इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप 3 का सिलेक्ट करिए, ए बी सी में देखिए कौन सा सही होगा। कभी कभी
होता भी है कि सेंटेंस सही भी होता है, तब आप डी वाले ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए वन ऑफ के बाद होता है कोई भी नाउन यूज होता है, तो एक चीज़ सेट कर ली, वो नाउन किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में ही होना चाहिए। एक्चुअल में जब आप बोलते हो ना, जैसे आपने बोला वन ऑफ दीज कैंडी, तो कैंडी नहीं होगा, कैंडीज होगा। रीजन क्या है, जैसे आप बोलते हो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब होता है कई विद्यार्थियों में से एक। वन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, इसका मतलब कई कैंडिडेट्स में से एक को सिलेक्ट किया गया है इस पद के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है, कई में से एक को दर्शाने के लिए आप जब वन ऑफ का यूज करते हो, तो ऐसी स्थिति में इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल में होगा। अब आप देख लो, कैंडी है ये कट जाएगा, कैंडी है ये भी कट जाएगा, इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो यही वाला होना चाहिए इसमें। तो आई थिंक ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिनोनिम है, सिनोनिम में आप देखिए लिखा है सीरीन, ठीक। अच्छा एक चीज कई बार अक्सर हम देखते हैं कि चलो ग्रामर तो हम पढ़ लिए, ग्रामर के क्वेश्चन भी हो गए, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस अगर आप देखिए तो मतलब अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाता है आपका सिनोनिम यानी वोकैबुलरी पार्ट का। अब अक्सर बच्चों के दिमाग में ये होता है कि आखिर क्या पढ़ लें, कौन सी किताब पढ़ लें जिससे हमारी वोकैबुलरी कवर हो जाए। आपको बताएं, जैसे मैं आप देख सकते हैं हमारे पास एक बुक है लेक्सिकॉन, आई थिंक देख पा रहे होगे आप, लेक्सिकॉन की है। ये इस तरीके से बनाई गई है, डिज़ाइन की गई है लेक्सिकॉन की ये पुस्तक, कि चाहे आप एनडीए के पेपर में बैठो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, चाहे आप सीडीएस के एग्ज़ाम में बैठो, चाहे आप एसीसी के एग्ज़ाम में बैठो, और चाहे आप एमएनएस के एग्ज़ाम में बैठो, एमएनएस हो, सीडीएस हो, एनडीए हो या फिर एसीसी हो, इन चारों एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के पेपर को भी देखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें 99% यानी हम वोकैबुलरी की बात करते हैं, चाहे वो सिनोनिम हो या फिर एंटोनिम हो या फिर इडियम्स हो या फ्रेज हो, पूरे इसी से ही आएंगे, इसकी श्योरिटी है। तो मुझे लगता है कई किताबों या बहुत सारे अखबार में जाने से और उनको पढ़ने से बेटर ये है कि एक अच्छी प्रिसाइज और बेहतरीन बुक हो अपने साथ, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। तो मैं तो इसको प्रेफर करूंगा कि आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, ये बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा मतलब कहते हैं प्रिसाइज है, बहुत मोटी भी नहीं, एकदम फिक्स्ड हो। हमें डिक्शनरी नहीं रटना है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा शब्दों का कोई मतलब नहीं है रट करके याद करके ओवरऑल। तो हमें स्पेसिफिक पढ़ना है। जैसे आप देखते हो 5000 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई मतलब नहीं। कम क्वेश्चन ऑथेंटिक हो, मतलब आप जैसे आप मान लीजिए 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने किया, अब ऐसे डिजाइन कर लो कि अगर हम 15 क्वेश्चन किए हैं तो रूल्स हमें लगभग सारे कवर हो जाएं, सारे वैरायटीज के क्वेश्चंस हो जाएं। मतलब अगर हम 400-500 क्वेश्चन करें और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लें, तो यही एनालिसिस कहलाता है। तो यही तो एनालिसिस का मतलब भी होता है। अगर हम मान लीजिए हम 10,000 क्वेश्चन कर लिए सीरीज में, मैंने कहा 5,000 सीरीज की श्रृंखला, कोई मतलब नहीं। आप सोचो इंग्लिश के लिए 5,000 सीरीज, अगर 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर मैथ्स के लिए अलग 5,000 करोगे, फिर जीएस के लिए अलग करोगे, फिजिक्स के लिए बोलोगे अलग करोगे, तो यार 20,000 क्वेश्चन किसको याद होगा। लेकिन अगर हम कहें 200-400 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन ले लो, 1000 क्वेश्चन आप अगर कर लिए और इसमें से सिलेक्शन हो जा रहा है हमारा, तो आई थिंक ये बेटर एनालिसिस कहलाता है और यही हेल्पफुल होता है। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई इसी तरीके से ही करना चाहिए, तो बेस्ट है आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सीरीन है, एक्चुअली में इसकी हम बात करते हैं तो इसको आप बोल सकते हैं पीसफुल, है ना, जैसे क्वाइट आप बोलते हो। तो यहाँ पे अलार्म तो जानते ही हो, सचेत या चौकन्ने के सेंस में आप यूज करते हो। ब्लाइंड बहुत ही कॉमन वर्ड है। साइटफुल की आप बोलते हो तो साइट से ही बना, साइटफुल। तो आप कहते हो ना कि जो साइट दृश्य होता है, तो जो दर्शन होता है किसी चीज को दर्शनीय जिसे बोलते हो, तो साइटफुल से बना है, तो ये हो नहीं सकता। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति, तो यानी हम कह सकते हैं ट्रैंक्विल इसका सिनोनिम होगा। तो पीसफुल या ट्रैंक्विल अगर कोई भी दिया हो तो इसमें से सही चुनाव कर सकते हैं। तो सीरीन का अगर सिनोनिम की बात करें तो ट्रैंक्विल होगा। अगली की बात करते हैं, कहते हैं मोनोटोनस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन वर्ड। कहते हो
पूरा बोरिंग हो गया, मतलब कोई चीज़ जैसे दिनचर्या है, अब एक ही तरीके से आपकी दिनचर्या चल रही है, तो आप कहते हो एकदम नीरस हो गई ज़िंदगी, कुछ मतलब रोमांच नहीं रह गया, तो कहते हो फ्लेवरलेस लाइफ हो गई। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस होना। तो सिंगल जानते ही बहुत कॉमन वर्ड है, एवरेज औसत के सेंस में। कीन का मतलब ईगर होता है, उत्साही, जैसे उत्सुकता होती है किसी चीज़ को जानने के लिए, तो ईगर कहलाता है। हमड्रम इसका होता है नीरस, फ्लेवरलेस आप बोल सकते हो। कोई अगर मतलब कहते हो कोई निरसता छा गई है, तो मोनोटोनस का हम अगर सही सिनोनिम की बात करें तो हमड्रम होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कल्पेबल। अब कल्पेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपराधिक। रिपीट, इसका मतलब होता है क्रिमिनल। तो अब यहाँ पे एंटोनिम की बात हो रही है, तो डिफेंडेबल की अगर हम बात करते हैं तो डिफेंड से बना है, और डिफेंड का मतलब होता है प्रतिरक्षा, बचाव, यानी जो रक्षा करने लायक हो। यहाँ पे केयरलेस, अब आपको पता है केयर में लेस लग गया, मतलब लापरवाह है, कहते बहुत केयरलेस आदमी हो भाई तुम। उसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ब्लेम, आप कहते ब्लेम को मतलब दोष, और लेस लग गया तो दोष रहित हो गया। कहने का मतलब यह है कि जब लेस आप सफिक्स के रूप में यूज कर देते हो, ये सफिक्स है, आपने लेस यूज कर दिया तो उस अपोजिट होगा धब्बा रहित। आप कहते हो कोई आरोपी नहीं है, ब्लेमलेस है, तो यही इसका सही विकल्प होगा। तो आपराधिक और अपराध रहित या दाग रहित। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी बन जाती है, मान लीजिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है ना कि अगर बहुत सारी हमारे पास किताबें होती हैं, बहुत मतलब भंडार है किताबों का, है ना, अलमारी पूरी फुल है, कोई मतलब नहीं है भाई, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। ओवरऑल हमारी एज एक फिक्स्ड एज तक हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो लिमिटेड एज होती है ना, उसके बाद हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज क्रॉस तो आप उस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते हो। तो बेहद ज़रूरी बन जाता है उसके लिए कि आपके पास अच्छा मटेरियल हो। अब अच्छा मटेरियल दे कौन सकता है? अच्छा मटेरियल वही दे सकता है जिसके पास अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मेजर कलसी क्लासेस के पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कहीं से सिलेक्ट होते हैं तो वही संस्थान है। तो अगर यही संस्थान है तो इसके पीछे का कुछ ना कुछ तर्क है। तर्क यही है, मेहनत रही है। जो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो टीम है, वो दिन भर मतलब दिन रात उसका यही काम ही है कि पिछले पेपर को एनालिसिस करना, उसमें मंथन करना, विचार करना कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस तरीके से। तो जब आप कई साल के पेपर को एनालिसिस करते हो तो आप ट्रेंड पकड़ लेते हो और आप देखते हो कि हाँ यही पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम पैटर्न हम समझ लिए तो बुक लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब बड़ी बात है तो, लेकिन बुक लिख वही सकता है जिसको ट्रेंड एनालिसिस पता हो, एग्जाम का पैटर्न है। तो मैंने बिगनिंग में बताया था स्टार्टिंग में कि एमकेसी के पास वो एक्सपीरियंस है, तो उनका वही काम है केवल अच्छा बुक, अच्छी मटेरियल लिखना जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो आप इसके एडवांटेज आप ले सकते हैं। आप एमकेसी पब्लिकेशन से जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरा ऑर्डर कर दें और इसका लाभ ले सकें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है ओके नादिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 4 ऑप्शन है, मॉडर्निटी है, जेनिथ है, लिबर्टी है, प्रोग्रेस है। अगर इसकी अपोजिट, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट होता है। ठीक, अब लोवेस्ट पॉइंट तो है, तो इसका मतलब है कि इसका लोवेस्ट पॉइंट है, तो सबसे हम ऊपर वाले पॉइंट की बात करेंगे। तो मॉडर्निटी के मतलब होता है आधुनिकता होती है, तो ये तो कोई बात तर्क निकली नहीं। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आप समझते हो स्वतंत्रता की बात हो रही है। प्रोग्रेस यानी प्रगति की बात हो रही है। तो जेनिथ ही एक ऐसा पॉइंट बचता है, यानी ऑप्शन बचता है जो इसका जस्ट अपोजिट है। तो इसका मतलब इसको हम जेनिथ को अपेक्स भी बोल सकते हैं, ये अपेक्स हो जाएगा इसका। ठीक, तो आज की सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए और क्वेश्चन पूरे ऑथेंटिक थे। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स,
क्वेश्चन बैंक विद द सोल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।